आज पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली। हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम धामी ने उत्तराखंड के युवाओं को दी नई सौगात। उत्तराखंड पुलिस विभाग में भर्ती हुई शुरू। 3 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन। ओमिक्रॉन केसों के बीच उत्तराखंड में सख्ती। खांसी जुकाम पर परिवार के साथ सभी सदस्यों की होगी जांच। मरीजों के ठीक होने की दर 95% के करीब पहुंची। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। वर्चुअल रैली की उठाई गई मांग। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल जानकारी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की दे देते हैं। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं सभी राजनीतिक दल। आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है और हल्द्वानी में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देंगी। कई सड़क परियोजनाओं की भी आज आधारशिला रखी जाएगी। सड़क परियोजनाओं से उत्तराखंड और नेपाल को सीधा फायदा होगा। उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर की नींव भी पीएम की तरफ से रखी जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कई मायनों में अहम है हल्द्वानी की ये सीट और ऐसे में यहां पर अब तक कांग्रेस ही जीतती आई है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में किन बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड पहुंच रही हैं और चुनाव की तैयारियों में इस वक्त सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में आज पीएम मोदी गरजेंगे और यहां से 17,547 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम की तरफ से किया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है और 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी पीएम करने जा रही हैं। आपको बता दें प्रदेश सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पीएम के कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां की गई है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ देहरादून से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, तैयारियां पूरी हैं, इंतजार पीएम का है, क्या समय रखा गया है, क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल ममता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज रैली है हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में, उसकी तैयारियां पूरी हो गई है। प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा राजनीतिक जो बीजेपी का राजनीतिक दल है, वो सारे उसके शीर्षस्थ नेता वहां पे पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन पहले से वहां कैंप किए हुए हैं। 12:45 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो वहां पहुंचेगा हल्द्वानी के आर्मी बेस हेलीपैड के पास और वहां से फिर वो बाई रोड एमबी इंटर कॉलेज मैदान के सामने रैली स्थल पे पहुंचेंगे और वहां पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और 12:45 पे वो हल्द्वानी की धरती पे पहुंचेंगे और उसके ठीक 15 मिनट के बाद वो विशाल जनसमूह को संबोधित करने के मंच पे होंगे और उसी दौरान 1 बजे से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो मिनट टू मिनट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वह लोकार्पण और शिलान्यास को अंजाम देंगे। वहां पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है विकास कार्यों की, उसका एक तरह से निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर मंच पे पहुंच करके लोगों को संबोधित करेंगे। ममता, बिल्कुल, अगर बात योजनाओं की करें तो क्या क्या सौगातें पीएम देंगे और किन किन योजनाओं का लोकार्पण पीएम की तरफ से किया जा रहा है? लगभग 23 योजनाएं हैं ममता। पूरी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 23 योजनाएं हैं जिनकी लागत 17,500 करोड़ से अधिक की है और उसमें कई सारे मोटरमार्ग शामिल है और खासकर जो एम्स का सैटेलाइट सेंटर जिसकी वहां स्थापना होनी है उधम सिंह नगर में, वो भी इसमें शामिल है। एक तरह से कुमाऊं मंडल के लिए ये बहुत बड़ा दौरा है और देश के 5वें ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। आपको थोड़ा सा इतिहास भी बता दूं कि 1974 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी, 1987 में स्वर्गीय राजीव गांधी और 1994 में स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव और 1996 में अंतिम बार एचडी देवगौड़ा इस मैदान पे आए थे, इस शहर में आए थे और पूरे कुमाऊं मंडल के लोगों को बहुत सारी सौगातें, बहुत सारे तोहफे दिए थे। राज्य निर्माण के बाद पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसलिए उनसे उम्मीद भी काफी है और खासकर विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आ रहे हैं, ठीक पहले आ रहे हैं, तो इसलिए और सारी जो 23 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है उसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री कोई घोषणा करेंगे, कोई बड़ी सौगात देंगे, इसकी पूरी उम्मीद कुमाऊं मंडल के लोग और पूरे उत्तराखंड के लोग बहुत बेसब्री से इसकी उम्मीद लगाए हैं और उनको बहुत बेसब्री से सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आए और उन लोगों को संबोधित करें और राज्य के विकास के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ देने वाले हैं उसकी घोषणा करें। क्योंकि उनकी सरकार पिछले 5 सालों से प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में है और 7-8 सालों से केंद्र की सत्ता में है, तो डबल इंजन की सरकार भविष्य में यानी अगले 5 वर्षों का जो खाका है क्या खींचेगी, क्या विजन है, वो सारा लोग प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। और धीरेन्द्र, अगर बात हम हल्द्वानी की करें, पहले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 24 को था लेकिन उसके बीच प्रोग्राम नहीं हो सका, 30 को पीएम पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें, हरीश रावत ने भी एक बड़ी जनसभा हल्द्वानी में की थी। क्या लग रहा है उस टाइम पे जब देखा हमने हरीश रावत को, उनकी तरफ से बीजेपी पर तमाम आरोप और तंज कसे गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सभी की नजरें इसलिए भी खास है क्योंकि ये गढ़ भले ही कांग्रेस का रहा है लेकिन बीजेपी को यहाँ पर मजबूती हासिल करनी है। बिल्कुल ममता, देखिए अगर एक तरह से कहें कि इस बार के विधानसभा चुनाव का एपिक सेंटर हल्द्वानी यानी कुमाऊं मंडल होगा तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप देख ही रही हैं कि बीजेपी के चुनाव का मुख्य चेहरा राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे जो स्वयं कुमाऊं मंडल से आते हैं और वहीं कांग्रेस की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित रूप से हरीश रावत है, वो भी कुमाऊं मंडल से आते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इस बार के राजनीतिक सियासत, राजनीतिक रणभूमि और राजनीतिक महाभारत का जो एपिक सेंटर है वो कुमाऊं मंडल बनने जा रहा है और उसका मुख्य जो केंद्र है वह हल्द्वानी है। तो निश्चित रूप से इस बार हल्द्वानी की धरती पे, हल्द्वानी के आसपास और पूरे कुमाऊं मंडल में एक नई सियासी बयार देखी जा रही है और सभी पार्टियों की पूरी कोशिश है कि इस बार पूरा कुमाऊं मंडल वो जीत ले और जो कुमाऊं मंडल को प्रभावित कर लेगा शायद उसी की सत्ता आएगी, उसी की सरकार बनेगी। इसीलिए वो चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या हरीश रावत हो पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम लोग वहां पे पूरा जोर, एड़ी चोटी का जोर जिसे कहते हैं वह लगाए हुए हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते वहां के लोगों को अपने पक्ष में प्रभावित करने की। ममता, तो निश्चित रूप से आगे उत्तराखंड की सियासत में कुमाऊं मंडल का महत्व बढ़ने जा रहा है। बिल्कुल। और अगर कुमाऊं का प्रवेश द्वार हम हल्द्वानी को कहते हैं और अगर यहाँ की राजनीति पर नजर डालें धीरेन्द्र, तो दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। बिल्कुल ममता, देखिए यहाँ की राजनीति जरूर थोड़ा उलझी हुई सी रही है, क्योंकि आप अगर कायदे से देखें, समीक्षा करें यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं तो ग्रामीण अंचलों में जहाँ पे कांग्रेस प्रभावी है वही शहरी जो अंचल है वहां पे बीजेपी काफी प्रभावी मानी जाती है। और 2017 में बीजेपी ने ग्रामीण अंचलों में भी अपनी पैठ बनाई, अपनी बढ़त वहां पे कायम रखी, बनाई जो है। तो जहां कांग्रेस थोड़ा पिछड़ती हुई नजर आई और इसी वजह से शायद वो सत्ता से बाहर भी हो गई और सिमट करके लगभग 31 सीटों से 11 सीटों पे आ गई थी। तो इस बार कांग्रेस के नेताओं का पूरा जोर है कि पिछली बार वाली गलती न दोहराई जाए और इस बार कुमाऊं मंडल पे पूरा ध्यान दिया जाए, साथ साथ गढ़वाल मंडल के। तो आप देख ही सकते हैं कि पूरे कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व की जो स्टीयरिंग कह सकते हैं गाड़ी की, वह जो है कुमाऊं मंडल के नेताओं के हाथ में है। निश्चित रूप से आने वाले चलिए मुकाबला दिलचस्प है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी नजर रहेगी। चलिए धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के युवाओं को भी बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें ये नई सौगात युवाओं के लिए सीएम धामी की तरफ से उत्तराखंड के पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 3 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन। 1614 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। पुलिस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1614 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग सचिव
संतोष वडौनी के अनुसार सरकार ने परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है, इसलिए इन भर्तियों के लिए निःशुल्क आवेदन लिए जाएंगे। पुलिस भर्ती 2 चरण में होगी। युवाओं में रोष था, गुस्सा था, क्योंकि भर्ती नहीं हो पा रही थी और हमने देखा है अक्सर उत्तराखंड के युवा खास तौर पर या तो आर्मी या पुलिस में बेहद दिलचस्पी रखते हैं और हर परिवार से एक व्यक्ति जरूर देश की सेवा में लगा हुआ है। धनराज इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, पुलिस भर्ती को लेकर जो जानकारी सामने आई उसे जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि चुनाव से पहले युवाओं को एक बड़ी सौगात धामी की तरफ से। जी बिल्कुल ममता, कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले युवाओं को एक बड़ी सौगात उत्तराखंड में मिली है, क्योंकि 1614 पदों पर पुलिस की भर्ती जो निकाली गई है उसकी प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि 3 जनवरी से उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो अधीनस्थ चयन आयोग है उसने उसकी तैयारी पूरी कर ली है और तमाम पदों पर जो पुलिस विभाग के पदों पर 1614 लोगों की भर्ती होनी है उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो आवेदन है वो भी निकाल दिए गए हैं। अब 3 जनवरी से वो आवेदन भरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो युवा है वो भर्ती हो पाएंगे। तो माना जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली थी तो तब भी युवाओं से वादा किया था कि कहीं ना कहीं उनको नौकरी देने का काम वो करेंगे और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं वो नौकरी मिलती हुई युवाओं को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि युवाओं को एक बड़ी सौगात उत्तराखंड में मिली है, क्योंकि युवा बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और स्ट्रेटेजी साफ तौर पर नजर आ रही है धनराज। अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल ने युवा वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ा दाव बेरोजगारी का और बेरोजगारी भत्ते का किया। उसके बाद अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने कहा कि हम उन्हें टिकट देंगे और राजनीति में उनको लेकर आएंगे। लेकिन अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी शायद युवा वोटर्स को खींचने के लिए नया तरकीब लेकर आई कि चुनाव से पहले भर्तियां निकाल दी, क्योंकि इसकी नाराजगी युवाओं में बहुत अधिक थी। हमने प्रदर्शन भी देखे क्योंकि भर्तियां हो नहीं पा रही थी युवाओं की। बिल्कुल ममता, कहीं ना कहीं जो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार युवा वोटरों को खींचने की कोशिश लगातार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम युवाओं को कहीं ना कहीं राजनीति में उतारेंगे और युवाओं को टिकट देंगे अधिक से अधिक, और वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात करता, आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान उत्तराखंड में किया है और साथ ही 1 लाख लोगों को नौकरी देने का जो ऐलान था वो भी उन्होंने किया है। और वहीं आप देख रहे होंगे कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में उतारकर एक युवाओं को रिझाने की कोशिश की है और युवाओं को कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री है, युवा प्रदेश है, तो युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से जो वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ ली थी तब किया था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि आपको बता दें ममता कि जिस तरीके से देखा जाए कि बेरोजगार लगातार सड़कों को प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम युवाओं को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भर्ती निकालेंगे और उनको मौका मिलेगा और वो पुलिस में भर्ती होंगे, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि से कोई ना कोई जिस तरीके से देखा जाए कि आर्मी में या फिर पुलिस में ज्यादा रुझान युवाओं का रहता है, तो कहीं ना कहीं उससे खुशी की लहर जरूर युवाओं में देखने को मिल रही है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो युवा वोटर्स उत्तराखंड में भारी मात्रा में है, ऐसे में उन वोटर्स को रिझाना हर पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि युवा सोच समझ कर वोट करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन केसों के बीच उत्तराखंड में सख्ती शुरू हो चुकी है। खांसी जुकाम पर परिवार के सभी सदस्यों की जांच होगी। मरीजों के ठीक होने की दर 95% के करीब है। देहरादून में बढ़ रही है कोविड मरीजों की संख्या। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको दे रही है। संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सख्ती बढ़ चुकी है। कोविड और ओमिक्रॉन दोनों का डबल अटैक इस वक्त पूरे देश में है। ऐसे में उत्तराखंड में खांसी जुकाम पर परिवार के सभी सदस्यों की जांच की जाएगी। मरीज के ठीक होने की दर 95% के करीब है और देहरादून में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चुनाव नजदीक है, बहुत चुनौतियां सरकार के सामने है और आज रैलियों का रैला भी लगातार जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी कोर्ट की तरफ से भी मांग चुनाव आयोग से की गई है कि वर्चुअल तरीके से संवाद किया जाए। तो फिलहाल ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों का डबल अटैक पूरा देश झेल रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसको लेकर सख्त चेतावनी सरकार ने दे दी है। आने वाले समय नए साल के आगाज का है। धनराज संवाददाता एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सरकार की क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है और जरूरी है इस पर अभी लगाम लगाना।
कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वही कोरोना के मामले भी अब रफ्तार पकड़ने लगे हैं कि जिस तरीके से पहले मामले 2 से 3 आ रहे थे, लेकिन अब 15 से 20 मामले प्रतिदिन निकलने सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क है। और जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड में रहेगा। हालांकि जो छूट दी गई है वो जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे वो दूध की गाड़ियां हैं या 3 व्हीलर हैं, इनको छूट दी गई है कि वो इस कोरोना कर्फ्यू जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसमें चल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है। अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि परिवार में कोई भी जुकाम और खांसी होती है तो उसके पूरे परिवार की जांच की जाएगी और उससे पता लग जाएगा कि आखिर ओमिक्रॉन है या फिर कोरोना है। क्योंकि जो शुरुआती सिस्टम होते हैं कोरोना के वो यही होते हैं कि जुकाम और खांसी आती है, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि यदि किसी को खांसी जुकाम है तो उसकी जांच की जाए और यदि उसको ओमिक्रॉन या कोविड निकलता है तो उसको तुरंत आइसोलेशन किया जाए। जी मैम। लेकिन धनराज, ये भी जानकारी दीजिए कि देहरादून में संक्रमण बढ़ रहा है, क्या रफ्तार नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो रैलियों का जोर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक है तो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं रैलियां लगातार की जा रही हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हल्द्वानी में होनी है, तो कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब जनसभा होगी तो कहीं ना कहीं भीड़ जरूर होगी ममता, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बड़ा ही मुश्किल होगा और मास्क लगाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि वैक्सीनेशन पर भी नजर डालिए धनराज, कितना प्रतिशत अब तक उत्तराखंड में वैक्सीनेशन हो चुका है? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि वैक्सीनेशन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दावा भी किया गया था कि दिसंबर के लास्ट तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को पूरा वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो फर्स्ट डोज सभी को लग चुकी है, लेकिन सेकंड डोज में भी 98% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। 2% लोग अभी ऐसे बचे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार उनसे भी अपील कर रही है कि वो वैक्सीनेशन खुद को कराए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के मामले लगातार फिर बढ़ने लगे हैं और ओमिक्रॉन भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है, क्योंकि 3 मामले पहले ही उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के निकल चुके हैं। ममता, चलिए धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रही है, सतर्कता बेहद जरूरी है। आप रैलियों में शामिल ना हो क्योंकि वहां पर संक्रमण सबसे अधिक बढ़ता है, इसलिए पहले अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने की चुनाव टालने की मांग, वर्चुअल रैली की उठाई गई मांग। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चुनाव टालने की मांग की है, वर्चुअली रैली की मांग उठाई है और कहा है कि आने वाला समय संक्रमण के बढ़ने के आसार है। 3 जनवरी को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होने जा रही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का ये चुनाव आयोग को बड़ा नोटिस है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चुनाव टालने की मांग की है, वर्चुअली रैली की मांग उठाई गई है। एक बड़ा अभियान है क्योंकि चुनाव और कोरोना दोनों इस वक्त हावी हो रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने कोरोना के इस कहर के बीच मुश्किल सरकारों के लिए बहुत है, इसलिए हाईकोर्ट ने भी अपनी सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग को नोटिस दी है। संचित शर्मा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, क्या कह रहा है उत्तराखंड का हाईकोर्ट? देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो आप देखिए कि चुनाव की दृष्टि से कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में देखिए कोरोना का भी संक्रमण बढ़ रहा है और आप देखिए कि चुनावी रैलियां भी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस पर सतर्कता जताते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो उत्तराखंड में संक्रमण का दर है उसको देखते हुए अभी चुनावों को लेकर के अभी विचाराधीन मामला वहां पर चल रहा है। तमाम तरीके की अभी जो चुनाव को लेकर के किस तरीके से कार्य किया जाएगा इस पर भी वहां पर बात चल रही है। ममता, लेकिन चुनाव आयोग बीते दिन उत्तराखंड के दौरे पर भी रहा था, पूरी टीम पहुंची हुई थी बाकायदा। चुनाव आयोग की तरफ से उस समय क्या कहा गया? देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने अभी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी है और वो उसमें चुनाव की जो डेट है वो घोषित करेंगे कब चुनाव होंगे। लेकिन आप देखिए, अगर फिलहाल के हालात की अगर उत्तराखंड के अंदर बात करें तो उत्तराखंड में जो ओमिक्रॉन वायरस है उसका जो खतरा है वो भी पूरे उत्तराखंड के ऊपर मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए
कि जो व्यापार है वो भी उससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से आप देखिए कि जनसभाएं जो है, रैलियां हैं, वो तो लगातार की जा रही है। लेकिन जो निजी कार्यक्रम की अगर बात करें या निजी पार्टियों की बात करें, ऐसे कार्यक्रमों पर उत्तराखंड के अंदर रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो रैलियां हैं, जो तमाम तरीके के सरकारी कार्यक्रम है, उनको अगर किया जाएगा तो उत्तराखंड में तमाम बाकी कार्य क्यों नहीं किए जाए। तो चुनाव आयोग को इसको लेकर के भी एक टफ उनके लिए होगा, क्योंकि देखिए अगर चुनाव वो लोग कराते हैं अभी ओमिक्रॉन का खतरा देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जनता ये सवाल उनके ऊपर भी खड़ा करेगी कि सरकार के दबाव में आकर के चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जो रैलियां हैं उन्हें वर्चुअली तरीके से कराया जाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस पर कितना जोर दिया जाएगा और सरकार इस पर कितना अमल करेगी? देखिए, वर्चुअल रैली की बात करें तो वो तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि सरकार का जो आदेश है, वो जो कोर्ट का आदेश है, उसको जो सरकार है वो किस तरीके से मानती है, किस तरीके से उसके ऊपर निर्णय लेती है, उनका फैसला मानती है नहीं। क्योंकि देखिए कोर्ट का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है, उसे मानना भी चाहिए और मानते भी है लोग। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो आप देखिए कि आज ही प्रधानमंत्री की रैली है हल्द्वानी में, कुमाऊं मंडल में, वो आज रैली करने वाले हैं। तो आप देखिए कि अगर वर्चुअल रैली की बात करें तो वर्चुअल रैली आगे हो सकती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री के आने वाले कार्यक्रम है और जो शीर्ष नेतृत्व के, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो अन्य दलों के हों, वो सब लोग अभी अपनी रैली प्रस्तावित कर चुके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रैलियां किस माध्यम से होगी, उनकी जो बैठकें होंगी वो किस माध्यम से होंगी, वो वर्चुअल की जाएंगी क्या वो यथावत जिस तरीके से चल रही है वैसे चलेंगे, भविष्य में देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए संचित फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट साफ तौर पर चुनाव आयोग से मांग कर रहा है या तो चुनाव टाले जाए या फिर जो रैलियों का शोर है वो वर्चुअली तरीके से हो। फिलहाल आगे बढ़ते, उत्तराखंड में पहाड़ों पर हिमपात जारी है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट है। निचले इलाकों में बारिश के साथ ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। न्यू ईयर का जश्न है और बर्फबारी के बीच पर्यटक न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए पहले से ही उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और अपना डेरा जमा लिया है। 30 और 31 2 दिन का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद एक नए साल का आगाज हो जाएगा। और ऐसे में अब बारिश के साथ ही पहाड़ों में हिमपात भी शुरू हो चुका है। बात नैनीताल की करें तो बीते दिनों वहां पर बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन कल वहां पर भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कोहरा भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप किसी भी पर्यटक स्थलों पर पहुंचना चाहते हैं तो पहले एक बार जो गाइडलाइंस है उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। जो रास्ते हैं उनके बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही किसी भी पर्यटन स्थलों की ओर रवाना हो, क्योंकि इस वक्त कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर बर्फबारी होने से उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि गाड़ियों के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है बर्फबारी के दौरान। हालांकि उत्तराखंड में पहाड़ों पर हिमपात हो रहा है, मौसम पूरी तरीके से बदल गया है, बर्फबारी में लोग पहुंच रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि मैदानी इलाकों में कोहरा लगातार जारी है। बारिश के कारण ठंड में भी इजाफा निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्टनेस जारी कर दी है और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी सख्त हो चुकी है। और रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कोई वाहन नहीं चलेंगे, ये कह दिया गया है, क्योंकि उस समय भारी बर्फबारी होती है। चलिए, इस बीच एक अहम जानकारी की ओर रुख करते हैं। दरअसल पंजाब के हजारों वर्करों को आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने जा रही हैं। आपको बड़ी जानकारी दे दें, 70,000 से अधिक वर्करों का बड़ा मसला सीएम की तरफ से हल किया जाएगा। फिलहाल श्री चमकौर साहिब की अनाज मंडी में सुबह 11 बजे ये होगी। 2 दिन पहले सीएम ने एक पोस्टर जारी करके इसका वादा किया था। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, पंजाब के हजारों वर्करों को आज बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी जानी है। यह अहम जानकारी है। 70,000 से अधिक वर्करों का बड़ा मसला सीएम हल करते हुए नजर आएंगे। श्री चमकौर साहिब के अनाज मंडी में सुबह 11 बजे ये बड़ा ऐलान हो सकता है। 2 दिन पहले सीएम ने एक पोस्टर जारी करके इसका वादा किया था। चुनाव से पहले हर एक राज्य सरकार लगातार जनता को बड़ी सौगातें
दे रही है। ऐसे में पंजाब सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। चन्नी सरकार लगातार कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिसको सीधे तौर पर जनता के लिए समर्पित कर रही हैं। ऐसे में ही आज एक बड़ी सौगात सीएम चन्नी की तरफ से वर्कर्स को दी जा रही है और 2 दिन पहले सीएम ने इसको लेकर एक पोस्टर भी जारी किया था। और एक और बड़ी खबर, कोरोना की 3rd वेव का असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई में एक दिन में दोगुने पूरी तरीके से मामले सामने आ रही हैं। 3rd वेव का कहर, मुंबई में 2510 केस, दिल्ली में 923 केस मामले सामने आए हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस भी 950 के पार पहुंच चुके हैं। इस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। 3rd वेव का असर दिखने लगा है, जिसका खतरा पहले ही वैज्ञानिकों ने लगा दिया था, वो अब साफ तौर पर जमीनी स्तर पर भी दिखने को मिल रहा है। आपको बता दें, फरवरी में 3rd वेव की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है वो ये संकेत दे रहा है कि फरवरी शायद दूर, जनवरी में ही इस बार संक्रमण बहुत अधिक बढ़ जाएगा। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहां पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली में सबसे अधिक संक्रमण का खतरा इस वक्त लोगों को महसूस हो रहा है। दिल्ली मुंबई में एक दिन में दोगुने पूरी तरीके से मामले होते जा रही हैं। मुंबई में 2510 केस, दिल्ली में 923 नए मामले सामने आए हैं। और चलिए फिलहाल आज के लिए बस इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।